अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोग खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेटा 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है कि द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमस और इकोनॉमिया। कि इकोनॉमिक्स का वर्ड ग्रीक वर्ड से बेटा ड्राइव हुआ है इकोनॉमस से या इकोनॉमिया से, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर्स। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर्स से मुराद ये होता है घरेलू मामलात को मैनेज करना। ठीक है बेटा, अगर हम इसको एज अ इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो इसको हाउस होल्ड कहते हैं, और अगर हम इसको एज अ होल पढ़ना चाहते हैं तो बेटा इसको इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब बेटा हाउस होल्ड और इकोनॉमी में हम बेशुमार चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स हमें सारी चीज़ें मैनेज करना सिखाती है? तो बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स बेटा हमें सिर्फ एक ही चीज़ को मैनेज करना सिखाएगी और वो है मनी यानी पैसा, कि हम पैसे को कैसे मैनेज करें। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा देखते हैं कि जो हाउस होल्ड और इकोनॉमी होते हैं ना, वो डिसीजन करते वक्त उनको तकरीबन एक ही जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि हु विल वर्क, कौन काम करेगा, हम कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम कौन सा मेथड यूज़ करके चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, और जो चीज़ हम मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है बेटा, अब डिसीजन करते वक्त सोसाइटी को ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उसकी सबसे बड़ी वजह बेटा एक ही है और वो है स्कर्सिटी। स्कर्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज यानी ज़राए की कमी यानी पैसों की कमी। ठीक है बेटा, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेटा हम बयान करेंगे जो कि आपके सामने है बेटा। इकोनॉमिक्स द स्टडी, इकोनॉमिक्स हमें गाइड करेगी, यानी इकोनॉमिक्स हमें क्या करेगी, इकोनॉमिक्स हमें समझाएगी, गाइड करेगी, या इकोनॉमिक्स हम सीखेंगे ऑफ हाउ सोसाइटी। सोसाइटी किसे कहते हैं? सोसाइटी बेटा लोगों से बनती है, तो यहाँ पे सोसाइटी से मुराद लोगों की तरफ इशारा है। ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट स्कर्ट्स रिसोर्सेज, के इकोनॉमिक्स हमें गाइड करेगी कि कुछ सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेगी, यानी हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, ठीक है बेटा, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स गाइड करेगी। अब आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि था 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, हर सब्जेक्ट के बेटा अपने कुछ असूल होते हैं। जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो बेटा उसके अपने प्रिंसिपल्स होंगे, तो इसी तरह इकोनॉमिक्स के भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जो कि आगे आपने मुख्तलिफ चैप्टर्स में बेटा अप्लाई भी करने होते हैं। तो बेटा इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि आपके सामने है बेटा। उसका का पहला हिस्सा है हाउ पीपल मेक डिसीजंस, दूसरे नंबर पे हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, और तीसरे नंबर पे है हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स। अब बेटा हमने इनको वन बाय वन पढ़ना है। पहला पार्ट देखें बेटा, हाउ पीपल मेक डिसीजंस। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स डिसीजन करते वक्त बेटा किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। इसमें हमने बेटा 4 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। पहले नंबर पे है पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, दूसरे नंबर पे है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, नंबर 3 पे है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, और नंबर 4 पे है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स। ठीक है बेटा, अब हमने हर प्रिंसिपल को अलग-अलग पढ़ना है। पहले नंबर पे बेटा है पीपल फेस ट्रेड ऑफ। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेड ऑफ किसे कहते हैं। बेटा ट्रेड ऑफ कहते हैं चॉइसेस को। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का ये असूल ये कहता है कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है बेटा, अब ज़रा डेफिनेशन से पढ़ते फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो डेफिनेशन इसकी कहती है कि ट्रेड ऑफ इज़ अ सिचुएशन, एक ऐसी हालत को कहते हैं डेट इन्वॉल्व्स लूजिंग वन क्वालिटी और एक्सपेक्ट ऑफ समथिंग इन रिटर्न फॉर गेनिंग अनदर क्वालिटी और एक्सपेक्ट्स। यानी किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ को लूज़ करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बेटा इस बात को इकोनॉमिक्स में एक लाइन से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में हासिल नहीं होती, यानी हर चीज़ को हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगी या छोड़ना पड़ेगी। अब बेटा हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं।
अगर बेटा पहली एग्जांपल देखें, गन्स वर्सेस बटर, यानी एक मुल्क है बेटा, उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपने रिसोर्सेज को गन्स को प्रोड्यूस करने पे लगा दे और अपने दिफा को मजबूत करे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो उसी रिसोर्सेज को लगाकर बटर को प्रोड्यूस करे। अब इन दोनों में उसको चॉइस करनी है, यानी इन दोनों में ट्रेड ऑफ है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। अब फर्ज करें कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम गन्स को प्रोड्यूस करेंगे। जो ही वो गन्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका मतलब है कि उन्होंने दूसरी ऑप्शन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखें, फूड्स वर्सेस क्लोथिंग, चॉइस करनी है बेटा, इनके दरमियान में भी ट्रेड ऑफ है। अगर गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि जी हमने फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हमें दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बेटा सोसाइटी को एक ट्रेड ऑफ और फेस करना पड़ता है जो कि एफिशिएंसी और इक्विटी में है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं और इक्विटी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी मींस दैट सोसाइटी इज गेटिंग द मोस्ट इट कैन फ्रॉम इट्स स्कर्ट्स रिसोर्सेज, कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हासिल करती है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे गेन करती है। और इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी इक्वल से निकला है और इक्वल का मतलब बराबर होता है, यानी इक्विटी मीन्स दैट द बेनिफिट ऑफ दोज रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग सोसाइटी मेंबर्स, यानी वो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए जो हमने मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन किया है, अब वो सोसाइटी अपने मेंबर्स में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, ठीक है। इन दोनों में भी ट्रेड ऑफ है। मैं थोड़ा सा इनको दोबारा बताता हूँ बेटा। एफिशिएंसी किसे कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ऑब्टेन करेंगे, और इक्विटी का मतलब होता है कि वो जो हमने मैक्सिमम बेनिफिट ले लिए हैं अब वो हम अपने सोसाइटी के मेंबर्स में इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर भी हमें एफिशिएंसी और इक्विटी के दरमियान में ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। ये बेटा हमारा पहला प्रिंसिपल था। उसके बाद आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। बेटा ये भी रिलेट करता है आपके पॉइंट नंबर 1 के साथ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सोसाइटी में डिसीजन करते वक्त हमेशा कॉस्ट और बेनिफिट को मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कहा कि लोगों को ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है और दूसरी ऑप्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स का दूसरा असूल ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके बदले में आप एक कॉस्ट बेयर करते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको मैं बेटा आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि बेटा आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप कॉलेज में स्टडी करने के लिए आएँ, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसी टाइम में किसी कंपनी के अंदर काम करें और वहाँ से पैसे अर्न्स करें। अब आप क्या करते हैं, फर्ज करें अब इन दोनों में चॉइस करनी है आपको, इन दोनों में ट्रेड ऑफ है, जो कि पॉइंट नंबर 1 था आपका, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने चूज़ किया कि आपने कॉलेज में स्टडी करने के लिए आना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसका जो अल्टरनेट दूसरी एक बेस्ट ऑप्शन थी कि आप कंपनी में जाकर पैसे कमा सकते हैं, तो आपने वो पैसे छोड़ दिए, आपने वो सेक्रीफाइस कर दिया, आपने एक कॉस्ट बेयर की, यानी आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर की, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर पे जैसे एग्जांपल है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्टडी करें, दूसरी ऑप्शन है कि आप उसी टाइम को किसी पार्टी में एंजॉय पे लगा दें। आप दोनों में ट्रेड ऑफ है, आपको चूज़ करना है। अगर आपने स्टडी को चूज़ किया तो उसका मतलब है कि आपने दूसरी ऑप्शन को सेक्रीफाइस किया और एक कॉस्ट बेयर की। इसी तरह तीसरी एग्जांपल ये है कि आप या तो क्लास में पढ़ने के लिए आ जाएं या उस टाइम को आप सोने में लगा दें। अगर आपने क्लास में पढ़ने पे लगाया तो आपने वो टाइम जो आप सोने में भी लगा सकते थे आपने उसको सेक्रीफाइस किया। तो हमेशा याद रखना है कि जो कॉस्ट आप बियर कर रहे होते हैं या सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं बेटा, वो कॉस्ट पैसों में भी हो सकती है, टाइम में भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में हो सकती है, ठीक है। और उसको इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हम किसी एक ऑप्शन को चूज़ करते हैं और दूसरी ऑप्शन जो अल्टरनेट में होती है उसको जब सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके बदले में हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 हमारा है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। सबसे पहले हम इसको भी बेटा अलग से पढ़ते हैं। रैशनल पीपल किसे कहते हैं? रैशनल पीपल वो लोग होते हैं जो कि फैसला करते वक्त जज्बाती नहीं होते बल्कि नॉर्मल शख्स होते हैं, ठीक है। यानी जो जज्बाती फैसला ना करें वो रैशनल पीपल होते हैं। और मार्जिन जो है वो मार्जिनल से निकला है, और मार्जिनल चेंजेस आर स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स का तीसरा असूल ये कहता है कि जो नॉर्मल शख्स होते हैं, रैशनल पीपल होते हैं, जब भी वो डिसीजन करते हैं वो कभी भी टोटल कॉस्ट और टोटल बेनिफिट को नहीं देखते, वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को देखते हैं।
अब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको बेटा एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। बेटा फर्ज करें कि एक कंपनी में 10 लेबर काम कर रही है, ठीक है। 10 लेबर ने मिलकर 1000 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस किया। अब कंपनी वो जो 1000 मीटर कपड़ा है वो मार्केट में सेल करती है, तो पता चलता है कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ, यानी जब कंपनी ने 1000 मीटर कपड़ा मार्केट में बेचा तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में चलेगी। तो क्या कंपनी जब ओवरऑल प्रॉफिट में चली जाती है तो क्या वो ये देखेगी नहीं कि मुझे इंडिविजुअली जो मैंने लोगों को हायर किया हुआ है, जो 10 लेबर मेरे पास काम कर रहे हैं, उनमें से हर एक ने मुझे कितना बेनिफिट दिया और मेरी कितनी कॉस्ट लगी, वो ज़रूर देखेगी। यही तो हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मिस्टर ए है, कंपनी ये देखना चाहेगी कि मिस्टर ए हमें कितना बेनिफिट दे रहा है और उसके बदले में हमें मिस्टर ए के ऊपर कितनी कॉस्ट पेयर करना पड़ रही है। मिस्टर बी हमें कितना बेनिफिट दे रहा है और मिस्टर बी हमें के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है। बेटा यही मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो मार्जिनल का मतलब सेपरेट होता है बेसिकली, बेटा ये आपने याद रखना है। इसी तरह मिस्टर सी है, मिस्टर सी हमें कितना बेनिफिट दे रहा है, मिस्टर सी हमें कितनी कॉस्ट कर हमें लगानी पड़ी उसके ऊपर। फर्ज करें कि मिस्टर ए बेटा हमें 300 का बेनिफिट देता है, ठीक है। यानी वो जितनी प्रोडक्ट बनाता है, जब हम उसको मार्केट में सेल करते हैं तो हमें 300 का बेनिफिट होता है और हमारी उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है 500 की। इसका मतलब है कि कंपनी को 200 का लॉस हो रहा है मिस्टर ए के ऊपर। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन अगर इंडिविजुअली मिस्टर ए की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है। तो तीसरा असूल क्या कहता है कि जो रैशनल पीपल होते हैं वो कभी भी टोटल को देखकर फैसला नहीं करते, हमेशा फैसला करते वक्त मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को देखते हैं। और रैशनल पीपल का हमेशा यही सोचते हैं कि मार्जिनल बेनिफिट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो क्या बेटा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव और बेनिफिट्स। बेटा ये भी आपका रिलेट करता है पॉइंट नंबर 3 के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा जब भी डिसीजन किए जाते हैं तो कॉस्ट और बेनिफिट को मद्देनज़र रखा जाता है। और इकोनॉमिक्स का चौथा असूल ये कहता है कि जब कॉस्ट और बेनिफिट चेंज हो जाती है तो लोगों का बिहेवियर भी साथ चेंज हो जाता है, और यही वजह है कि लोग रिस्पॉन्ड करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि मार्केट में बेटा एप्पल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब एप्पल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंज्यूमर ये फैसला करता है कि मुझे एप्पल को अब कम ख़रीदना है, वो एप्पल की जगह ग्रेप्स ख़रीदना शुरू कर देता है क्योंकि एप्पल की कीमत ज़्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने अपना बेनिफिट देखा और उसने फ़ौरन देखा कि जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी तो उसने उसको कम खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उसी वक्त हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सप्लायर यानी जो एप्पल को प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या करेगा, वो तो खुश होगा अगर कीमत बढ़ रही है, वो और लेबर को रखना शुरू कर देगा और उसकी हार्वेस्टिंग को बढ़ाना शुरू कर देगा ताकि उसको सेल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को गेन करे। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स का चौथा असूल ये कहता है कि लोग हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, ठीक है। और जब कॉस्ट और बेनिफिट चेंज हो रहे होते हैं तो वो फ़ौरन अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा पार्ट है हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। इससे पहले जो बेटा हमने पहले 4 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि इंडिविजुअल्स डिसीजन कैसे करते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। एक बात याद रखनी है बेटा कि जब कोई एक बंदा भी कोई फैसला करता है तो उसके असरात दूसरे लोगों पर ज़रूर पड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें बेटा मैं घर में कोई भी अपने घर में कोई एक डिसीजन लेता हूँ तो ये कंफर्म है कि उस मेरे लिए के डिसीजन की वजह से उसके अफेक्ट मेरी फैमिली पर ज़रूर पड़ेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने लगे हैं वो इसी से रिलेट करते हैं, ठीक हो क्या। जिसमें हम पॉइंट नंबर 5 पे बेटा देखें कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ, ठीक है। नंबर 6 पर मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नंबर 7 पे गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स, ठीक है बेटा। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। सबसे पहले हम इसको भी अलग पढ़ते हैं। ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है बेटा, चीज़ों को खरीदना और बेचना। जब हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं तो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो होम ट्रेड हो या फॉरेन ट्रेड हो। तो यहाँ पर हम बात ज़्यादा फॉरेन ट्रेड की करेंगे, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड में आपको पता है 2 तरह की ट्रेड होती है, एक इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। इसको मैं डिटेल से थोड़ा सा बेटा आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक्स का 5वां असूल ये कहता है बेटा देखें
कि कोई भी मुल्क हर चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन ज़रूरत उसे हर चीज़ की होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी है बेटा कि वो पाकिस्तान के अंदर 20 लाख रुपए की बन रही है, ठीक है, और वही गाड़ी हमें जो है वो चाइना से अगर 10 लाख रुपए की मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हमें वो गाड़ी चाइना से 10 लाख में इम्पोर्ट कर लेनी चाहिए, और वही रिसोर्सेज, वही कैपिटल, ठीक है, वही वर्कर जो हमने गाड़ी को प्रोड्यूस करने पर लगाने थे, वो हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस करने पर लगाने चाहिए जो हमारे मुल्क में सस्ती बने, लेबर भी आसानी से अवेलेबल हो, मशीनरी भी अवेलेबल हो, और हम उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाएं, ठीक है। जो ही हम उस चीज़ में स्पेशलाइज हो जाएंगे तो ना सिर्फ वो हमारी मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेगा, बल्कि वो प्रोडक्ट हम दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और वहाँ से हमें बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो क्या, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ट्रेड कैन मेक एवरी वन बेटर ऑफ, कि हमें हमेशा वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें हम स्पेशलाइज हों, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि मार्केट्स आर यूजली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको भी बेटा हम पहले अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू पर्सनस, बायर्स एंड सेलर्स। जब भी मैं लफ्ज़ मार्केट पढ़ूंगा अगले चैप्टर में भी मैंने यहीं से स्टार्ट करना है, तो मार्केट दो लोगों का एक कम्बिनेशन या ग्रुप को कहते हैं जिसमें एक सेलर होता है और एक बायर होता है। यूजली किसे कहते हैं, यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है। गुड वे एक अच्छा रास्ता है, अच्छा तरीका है टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स डिटरमिन, ठीक है बेटा, व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, हमें कौन सी चीज़ बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, ठीक है, कौन इसको परचेज करेगा, ये ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। इस असूल में भी कहना चाह रहा है कि बायर और सेलर हमेशा ये चाहते हैं कि जब भी वो डिसीजन करें उसमें किसी तीसरी पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है बेटा, यानी किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसको मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर बेटा एक हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, मार्केट इकोनॉमी। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। An economy that allocates resources through the decentralized decision of many firms and households as they interact in markets for goods and services। अब बेटा इस डेफिनेशन में दो अल्फाज आए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन वो फैसले होते हैं जो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अथॉरिटी हो, यानी हुकूमत के इन्फ्लुएंस के बगैर हो। तो मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट आमतौर पर ये चाहती है, यानी मार्केट से मुराद बायर और सेलर आमतौर पर ये चाहते हैं कि वो जो भी डिसीजन करें उसमें किसी थर्ड पार्टी यानी गवर्नमेंट या अथॉरिटी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फर्म खुद ही डिसाइड करे उसे क्या बनाना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, क्या प्राइस रखनी है, और हाउस होल्ड और कंज्यूमर खुद ही ये चाहता है कि वो खुद ही फैसला करे कि उसको कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, ठीक है। तो आमतौर पर मार्केट ये चाहती है कि वो जो भी डिसीजन करे उसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी उनके डिसीजन डिसेंट्रलाइज डिसीजन होने चाहिए, ठीक हो क्या बेटा। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर गवर्नमेंट या अथॉरिटी की इन्फ्लुएंस होती है, और बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट का जो आउटकम्स हैं वो बेटा बढ़ जाते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है, जो कि है गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम। अब बेटा हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ना है कि जब हमारी मार्केट फेल हो जाती है, यानी बायर और सेलर मार्केट को प्रॉपरली जो है वो नहीं चला पाते, ठीक है बेटा, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। और मार्केट फेल क्यों होती है उसके आपको नीचे दो वजूहात नज़र आ रही होंगी। उसमें से पहली वजह है एक्सटर्नैलिटीज़ और दूसरी वजह है मार्केट पावर। हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ किसे कहते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है कि किसी एक शख्स के अमल की वजह से अगर दूसरा शख्स मुतासिर हो तो उसको एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि बेटा मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ और मेरी फैक्ट्री जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उससे धुआं निकलता है और वो धुआं एक पोल्यूशन का बायस बनता है, ठीक है। और उसी मेरी फैक्ट्री के सामने एक गाड़ियों का शोरूम है जहाँ पे एक नई गाड़ियाँ पेंट होती हैं, और उस धुएँ की वजह से वो गाड़ियों की जो शाइनिंग है वो बार बार ख़राब होती है, और गाड़ियों के शोरूम के मालिक को उस गाड़ी को बार बार पेंट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ रही होती है। इसका मतलब है कि मेरे अमल की वजह से वो भी अफेक्ट हो रहा है। इसको एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं।
अगर फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फैसला कर ले कि हमें इस फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो शोरूम का मालिक होगा वो खुश होगा और उसका मार्केट आउटकम्स पहले से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा जब मार्केट फेल होगी तो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ पर मार्केट आउटकम्स में इजाफा हो गया। दूसरा है मार्केट पावर्स। मार्केट पावर किसे कहते हैं बेटा? देखें, हमेशा सेलर ये चाहता है कि वो मार्केट में अकेला ही राज करे और अपनी मर्जी से जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइस को अपनी मर्जी से सेट करे, ठीक है। जैसे कि इसमें इसको इकोनॉमिक्स में मोनोपोली भी कहते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाला एक हो और वो अपनी मर्जी से प्राइस को सेट करे, ठीक है। और आपको पता है बायर ये चाहता है कि उसे जो कीमत मिले वो कम से कम मिले, तो यहाँ पर भी मार्केट फेल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है और एक ऐसी मार्केट प्राइस सेट करना पड़ती है जो दोनों के लिए सूटेबल हो, ठीक है। यानी इन सच केसेस पब्लिक पॉलिसी में प्रमोट एफिशिएंसी। तो लिहाजा इस असूल में हमने ये पढ़ा कि जब मार्केट फेल हो जाएगी, यानी जब बायर और सेलर प्रॉपरली डिसीजन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी होगा और गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादातर मार्केट आउटकम्स में इजाफा हो जाता है। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाउ द इकोनॉमी जो एज अ होल वर्क्स। पहले हमने पहला पढ़ा हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है बेटा, इससे पहले, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हाउ पीपल मेक डिसीजंस। अब तीसरा पॉइंट आ गया हाउ द इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स। अब जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था हाउ पीपल मेक डिसीजंस, उसके अंदर हमने देखा कि इंडिविजुअली कैसे डिसीजन करते हैं, उसको डिस्कस किया। दूसरा हमने पढ़ा हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। अगर हम इंडिविजुअल डिसीजंस और इंटरेक्शन विद ईच अदर इनको मिला दें तो वो इकोनॉमी बन जाती है। तो जो हमारे लास्ट प्रिंसिपल्स हैं वो बेटा इसी से रिलेटेड है। तो पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ना है अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग depends on its ability to produce goods and services. Point number 9 है price rise when the government prints too much money, और number 10 है societies faces a short-term trade-off between inflation and unemployment। तो बेटा अब हम इनको भी अलग अलग डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया बेटा। इसका बेटा पॉइंट, पहला पॉइंट है अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा इकोनॉमिक्स का ये असूल हमें ये क्या बस सिखाता है कि किसी भी मुल्क का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिपेंड करता है कि उस मुल्क के पास कितनी एबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना। इकोनॉमिक्स का ये असूल हमें बता रहा है कि अगर आपने किसी भी मुल्क का लिविंग स्टैंडर्ड देखना है या उसकी डेवलपमेंट देखनी है या उसकी ग्रोथ देखनी है, तो आप देख लें कि उस मुल्क के पास गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कितनी एबिलिटी है। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किस पे डिपेंड कर रही होती है बेटा? वो इक्विपमेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है, स्किल्स पे डिपेंड कर रही होती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, स्किल्स लेबर पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो ये असूल हमें बताता है कि जिस मुल्क के पास गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा, अब ज्यादा जब ज्यादा होगी तो भी इसका मतलब है कि वो जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए लेबर्स को ज्यादा हायर करना पड़ेगा। अगर लेबर ज्यादा हायर होगी तो उनकी इनकम्स भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। जब इनकम ज्यादा होगी तो जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? बेहतर होगा। तो जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली जो मुल्क है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा? बेहतर होगा। और इसके बरक्स ऐसे ममालिक जिनके पास गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है बेटा, उनके पास ये टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है या स्किल्स लेबर नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे चीज़ें कम प्रोड्यूस होती होंगी। तो अगर चीज़ें कम प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ पे वर्कर्स भी कम हायर होते होंगे, वर्कर्स कम हायर होते होंगे तो वहाँ पे लोगों की आमदनियाँ भी कम होंगी। जब लोगों की आमदनियाँ कम होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी कम होगा, और जब लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा बेटा तो इसका मतलब है कि मुल्क का भी लिविंग स्टैंडर्ड रिड्यूस होगा। तो लिहाजा इस असूल में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी मुल्क का अगर हमने लिविंग स्टैंडर्ड देखना है तो वो हमें डिपेंड करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि उस मुल्क के पास गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की कितनी एबिलिटी है। उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 9 है
प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। बहुत आसान है बेटा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इकोनॉमिक्स का 9वां असूल हमें ये बताता है कि जब गवर्नमेंट एक हद से ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देती है या प्रिंट करना शुरू कर देती है कि तो उसके असरात ये होते हैं कि मुल्क में अशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अशिया की कीमतें जब बढ़ती हैं तो इकोनॉमिक्स में उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। तो इन्फ्लेशन कब होगा, क्या बताया मैंने, यह असूल क्या कहता है कि इन्फ्लेशन उस वक्त होगा, महंगाई उस वक्त होगी जब गवर्नमेंट एक हद से ज़्यादा नोट प्रिंट करना शुरू कर देगी। उससे ना सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी बल्कि पैसे की वैल्यू भी पहले से कम होना शुरू हो जाए। जैसे कि हमारे मुल्क में होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हद से ज़्यादा नोट छापना शुरू कर देती है, और जिसके असरात क्या होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की कीमतें भी साथ बढ़ना शुरू हो जाती है और पैसे की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो बेटा ये आसान सा पॉइंट है जिसको आपने देखना ध्यान से। उसके बाद बेटा लास्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर, सोसाइटी फेसिस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक्स का 10वां असूल ये कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में भी ट्रेड ऑफ होता है, और ये ट्रेड ऑफ एक कर्व से शो किया जाता है, और इकोनॉमिक्स में उस कर्व को फिलिप्स कर्व कहते हैं, जो कि आगे जाके आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये भी याद रखना है आपने कि बेटा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स, भूलना नहीं है बेटा कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन जब कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसा कैसे है। अब इन्फ्लेशन का वर्ड जब मैं यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि प्राइसेस बढ़ने की बात कर रहा हूँ, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। अब बेटा जब प्राइसेस बढ़ती हैं, जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, तो एज अ मैन्युफैक्चरर जब हम सोचें, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर सोचें, तो क्या होगा, वो खुश होगा कि उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, वो और वर्कर रखना शुरू कर देगा चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। जब और वर्कर रखना शुरू कर देगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यानी जब प्राइसेस बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्वर्स रिलेशन हो गया। और इसके बरक्स अगर अशिया की कीमतें कम होना शुरू हो जाएं, चीज़ें गिरना शुरू हो जाएं, तो मैन्युफैक्चरर परेशान होगा और वो क्या करेगा, फ़ौरन प्रोडक्शन को रोक देगा, और जो ही प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देगा तो वो वर्कर्स को निकालना शुरू कर देगा फैक्ट्री में से। तो इसका मतलब है कि जब प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है या इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इससे साबित हो गया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ भी है, और इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है। तो बेटा ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा आपने इसको रीड करना है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इंशाल्लाह मूव करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।